हाय एवरीवन। तो हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर कर रहे थे और ये वाला लेक्चर आपका पार्ट 2 होने वाला है। और आज हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू नो, ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट दो इट अपियर टू बी सिमिलर। जैसा कि हमें पता है कि जो ह्यूमन बीइंग का ब्लड होता है वो सर्टेन एस्पेक्ट में डिफरेंट होता है, लेकिन वो सिमिलर दिखता है। वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज़ बीन डन। इसी वजह से जो ब्लड की ग्रुपिंग की गई है डिफरेंट टाइप्स में। टू सच ग्रुपिंग द एबीओ एंड आरएच आर वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और यहाँ पे कौन सी ग्रुपिंग आपको बताई गई है? एबीओ के बारे में और आरएच के बारे में। ये दो ग्रुपिंग बताई गई हैं और यही दो ग्रुपिंग ऐसी हैं जो वर्ल्ड में वाइडली यूज की जाती हैं। तो हम लोग नीचे चलते हैं। ABO grouping. ABO grouping is based on the presence or absence of two surface antigen chemical that can induce immune response on the RBC, namely A and B. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो ABO ग्रुपिंग है वो किस चीज़ पे बेस्ड है कि जो RBC की सरफेस है उस पे एंटीजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अब एंटीजन क्या होता है? एंटीजन वो केमिकल होता है जो कि इंड्यूस करता है इम्यून रिस्पॉन्स को। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो एबीओ ग्रुपिंग है वो इस बात पे बेस्ड है कि आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। और एंटीजन क्या होता है? वो केमिकल, एक ऐसा केमिकल है जो इंड्यूस करता है इम्यून रिस्पॉन्स को। Similarly, the plasma of different individual contain two natural antibodies, protein produced in response to antigen. और इसी तरह जो प्लाज्मा होता है डिफरेंट इंडिविजुअल का, उसमें क्या होता है? एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। कौन सी एंटीबॉडीज? नेचुरल एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। और ये एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी वो प्रोटीन है जो कि प्रोड्यूस होती है जब कोई एंटीजन को रिस्पॉन्स करना होता है। जब कोई एंटीजन या कोई बैक्टीरिया जो भी होता है वो एंटर करता है, तब जब एंटीजन से उसकी रिएक्शन होती है तब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं ताकि वो फाइट बैक कर सके और अपने इम्यून को स्ट्रॉन्ग कर सके। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन द 4 ग्रुप ऑफ ब्लड। तो इसमें क्या किया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है एंटीजन और एंटीबॉडीज का, और इसी बेसिस पे ए बी और ओ में ब्लड ग्रुपिंग की गई है जो कि 18.1 टेबल में दी गई है। यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट be used. The blood of a donor has to be carefully matched with the blood of recipient before any blood transfusion to avoid severe problem of clumping destruction of RBC. क्या होता है कि जब भी कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो कोई भी ब्लड यूज़ नहीं किया जा सकता। उससे पहले, कोई भी ब्लड यूज़ करने से पहले जो डोनर है उसका जो ब्लड होता है उसको केयरफुली मैच किया जाता है रेसिपिएंट के ब्लड से। उसके बाद वो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस है वो परफॉर्म करते हैं। और अगर ऐसा नहीं किया गया, अगर उसको केयरफुली मैच नहीं किया गया, अगर वो ब्लड ग्रुप डिफरेंट निकल गया तो सीवियर प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि वो प्रॉब्लम कौन सी हो सकती है? क्लम्पिंग हो जाएगी। क्लम्पिंग क्या होता है? आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसीलिए जो डोनर की कंपैटिबिलिटी है रेसिपिएंट से वो चेक की जाती है। और अब नीचे वाली टेबल पे हम लोग आते हैं। क्या है यहाँ पे? ब्लड ग्रुप के बारे में दिया गया है। ब्लड ग्रुप पे कौन से एंटीजन, जो आरबीसी की सरफेस है उस पर कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, एंटीबॉडीज कौन सी प्लाज्मा में पाई जाएंगी, डोनर ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आता है ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए पे एंटीजन कौन सा होगा? ए होगा। एंटीबॉडीज उसके अपोजिट वाला यानी एंटी बी होगा। और ये डोनर किसको दे सकता है? ए को दे सकता है और ओ को दे सकता है। अब हम ब्लड ग्रुप बी पे आते हैं। बी पे एंटीजन कौन सा होगा? बी होगा। इस पे एंटीबॉडीज प्लाज्मा में कौन सी होंगी? एंटी ए होगी। और डोनर ग्रुप कौन से हो सकते हैं? बी और ओ। यानी जो ए है वो खुद को, यानी खुद वाले ब्लड ग्रुप को दे सकता है या फिर ओ को दे सकता है। बी वाला जो है वो खुद के ब्लड ग्रुप को दे सकता है जो जिसका सेम ब्लड ग्रुप है, या फिर वो ओ को दे सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं जो कि है ए बी ब्लड ग्रुपिंग। अब ए बी में एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होता है? ए और बी दोनों प्रेजेंट होंगे। इसमें जो एंटीबॉडीज होती है वो कोई भी एंटीबॉडीज नहीं प्रेजेंट होंगी प्लाज्मा में। और जो डोनर ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? ए बी होता है, ए होता है, बी होता है, ओ होता है।
अब हम लोग ब्लड ग्रुप नेक्स्ट वाले पे आते हैं जो कि है ओ। ओ में एंटीजन कौन से प्रेजेंट होंगे? कोई भी एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे नहीं पाए जाते। जो एंटीबॉडीज होंगी प्लाज्मा में वो कौन सी होंगी? एंटी ए और बी, यानी जो एंटीबॉडीज होंगी वो ए और बी दोनों होंगी, और डोनर ग्रुप कौन से हैं? ओ हैं। तो इस तरह से हम लोग की ये टेबल जो है वो कंप्लीट होती है। फ्रॉम द अबव मेंशन टेबल इट इज एविडेंट दैट ग्रुप ओ ब्लड can be donated to person with any other blood group and hence O group individual are called universal donor। तो हम लोग ने ऊपर देखा कि जो O ब्लड ग्रुप वाले हैं वो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, किसी भी इंडिविजुअल को ब्लड दे सकते हैं, इसीलिए इसको क्या टर्म दिया गया है? यूनिवर्सल डोनर बोला गया है। यानी जिनके पास भी O ब्लड ग्रुप है वो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को दे सकते हैं, ब्लड दे सकते हैं। पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुपिंग कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन विद ए बी एज वेल एज द अदर ग्रुप ऑफ ब्लड, देयरफॉर सच पर्सन आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और हमने अभी इस टेबल में देखा कि जो ए बी ग्रुप वाले जो पर्सन है जिनके पास ए बी ब्लड ग्रुप है वो क्या कर सकते हैं? वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। ए बी से तो ले ही सकते हैं, साथ में वो ए से भी ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं, ए बी से भी ले सकते हैं, और ओ से तो ले ही सकते हैं। तो इसीलिए इनको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला गया है। यानी जो ओ होगा वो किसी को भी दे सकता है, ठीक, ये इसको भी दे सकता है, इसको भी, और जो ए बी है वो इससे भी ले सकता है, इससे भी ले सकता है, ए बी ब्लड ग्रुपिंग वाले से तो ले ही सकता है और ओ वाले से भी ले सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं दूसरे ग्रुपिंग पे जो कि है आर एच ग्रुपिंग, और चलो उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। RH grouping. Another antigen, the RH antigen similar to one present in rhesus monkey, hence RH। अब कुछ जो दूसरे एंटीजन है वो कौन सा एंटीजन है? RH एंटीजन। इसको क्या देखा गया? ये जो RH एंटीजन है वो सिमिलर किसके पाया गया? और इसी के सिमिलर किसमें पाया जाता है? rhesus monkey में। मतलब जो ह्यूमन बीइंग में RH एंटीजन पाया जाता है उसी के सिमिलर एक RH एंटीजन rhesus monkey में पाया जाता है, hence RH is also observed on the surface of RBC of majority nearly 80% of humans। और इसको यहाँ पे ऑब्जर्व भी किया गया है किसके सरफेस पे? जो ह्यूमन बीइंग है उनके RBC के सरफेस पे कि पाया जाता है ये जो RH फैक्टर है, RH एंटीजन है, ये ह्यूमन बीइंग की RBC की सरफेस पे पाया जाता है, और ये मेजॉरिटी ऑफ सब में पाया जाता है, नियरली 80% ये सब में होता है। सच इंडिविजुअल आर कॉल्ड RH पॉजिटिव। और जिनकी RBC के सरफेस पे ये RH एंटीजन पाया जाता है उनको हम लोग, उन इंडिविजुअल्स को हम लोग RH पॉजिटिव बोलते हैं, और जिनके पे नहीं पाया जाता उनको हम लोग RH निगेटिव बोलते हैं। एन RH निगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड। अब क्या हुआ यहाँ पे, क्या बताया गया? अगर कोई भी RH निगेटिव पर्सन है उसको अगर हमने एक्सपोज कर दिया RH पॉजिटिव ब्लड से तो क्या होगा? विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH एंटीजन। तो वो क्या करेगा? कोई भी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट बना लेगा, RH एंटीजन के अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडीज बना लेगा। देयरफॉर RH ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। इसीलिए जब सबसे पहले तो ABO ग्रुपिंग मैच की जाएगी, उसके बाद RH ग्रुपिंग जो होती है वो भी मैच की जाएगी, नहीं तो उसके अगेंस्ट RH एंटीजन बन जाएंगे, RH एंटीबॉडीज बन जाएंगे। A special case of RH incompatibility mismatching has been observed between the RH negative blood of a pregnant mother with the RH positive blood of the fetus। अब क्या होता है, एक यहाँ पे स्पेशल केस बताया गया RH इनकम्पैटिबिलिटी का, जो कि है RH निगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव फीटस। अब इनके बीच में क्या होगा? यहाँ पे मिसमैचिंग होती है जिसकी वजह से जो एंटीबॉडी होते हैं वो बनते हैं, और फिर जो RBC की क्लम्पिंग हो जाती है। क्लम्पिंग यानी डिस्ट्रक्शन, RBCs का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, RH एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू RH निगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द टू ब्लड आर वेल सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा। यहाँ पे क्या होगा? जो RH एंटीजन है फीटस का, ठीक, वो एक्सपोज नहीं होगा मदर के RH निगेटिव ब्लड से,
अगर वो कौन सी केस है, अगर वो फर्स्ट प्रेगनेंसी का केस है तो क्या होगा, जो RH नेगेटिव ब्लड है मदर का वो RH पॉजिटिव फीटस के, जो फीटस का RH पॉजिटिव उसके साथ मिक्स नहीं होगा, क्योंकि वो किससे सेपरेट है, प्लेसेंटा के थ्रू सेपरेट है। लेकिन जब डिलीवरी होती है, अब यहाँ पे आगे देखिए, ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द first child there is possibility of exposure of the maternal blood to small amount of RH positive blood from the fetus। जब फर्स्ट टाइम डिलीवरी होगी, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी की जब डिलीवरी होती है, जब फर्स्ट चाइल्ड होगा, तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो RH नेगेटिव है मदर का RH नेगेटिव वो फीटस के RH पॉजिटिव से मिक्स हो जाए और वहाँ पे एंटीबॉडीज बन जाएंगी। In such case the mother start preparing antibodies against the RH एंटीजन इन हर ब्लड। और फिर यहाँ पे क्या होगा, जो मदर है वो एंटीबॉडीज बनाने लगेगी RH एंटीजन के अगेंस्ट में। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज द RH एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर दैट इज RH नेगेटिव कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस RH पॉजिटिव एंड कैन डिस्ट्रॉय द फीटल RBC। और फिर जब जो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज है, जो बाकी की प्रेगनेंसीज है, उसमें क्या होगा, जो RH एंटीबॉडीज जो मदर के ब्लड में बनी है, जो RH निगेटिव है जो मदर, वो वहाँ से लीक होगा ब्लड फीटस में RH पॉजिटिव में, जिसकी वजह से वो फीटल जो फीटस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका जो RBC है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जब RBC डिस्ट्रॉय होगा तो फीटस भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या फिर कोई सीवियर कंडीशन आ सकती है, जैसे कि दिस कुड बी फैटल टू द फीटस और कुड कॉज सीवियर एनीमिया और जॉइंटिस टू द बेबी। या फिर कोई सीवियर प्रॉब्लम जैसे कि अनीमिया हो सकती है या फिर जॉइंटिस हो सकता है बेबी को। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इराइथ्रोब्लास्टोसिस फोएटिलिस। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of the first child। अब इस कंडीशन को हम लोग इराइथ्रोब्लास्टोसिस फोएटालिस बोलते हैं। और ये कैसे अवॉइड किया जा सकता है, अगर हम मदर को anti-RH एंटीबॉडीज दे दें इमीडिएटली फर्स्ट डिलीवरी के बाद। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, अगर मदर जो है वो RH निगेटिव है और जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है, तो जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी उसमें तो इन दोनों का ब्लड जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू तो हम बता रहे थे कि जो मदर है वो RH निगेटिव है और जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है। तो क्या होगा, जब इनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी तो जो प्लेसेंटा है उसके थ्रू जो मदर का RH निगेटिव है और जो बेबी का फीटस का RH पॉजिटिव है वो दोनों मिक्स नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब डिलीवरी के दौरान जो फीटस होता है वो इसके कांटेक्ट में आ जाएगा, जो ब्लड है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएगा, जिसकी वजह से जो मदर है उसके अंदर RH एंटीबॉडीज बन जाएंगी, जो RH एंटीजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाएंगी। और जब सेकंड जो फर्दर प्रेगनेंसीज है उसमें जब फीटस होगा वो RH पॉजिटिव होगा और मदर RH निगेटिव होगी, तो जो ब्लड है वो लीक होता रहेगा, जिसकी वजह से डैमेज हो सकता है फीटस को या फीटस की RBCs को। और अगर कुछ कंडीशन में सीवियर प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे कि अनीमिया और जॉइंटिस हो गया, और इसी को हम लोग इराइथ्रोब्लास्टोसिस फोएटिलिस बोलते हैं। और इसको हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अगर हम फर्स्ट डिलीवरी के तुरंत बाद मदर को हम लोग anti-RH एंटीबॉडीज दे दें, तो हम लोग बाकी फर्दर प्रेगनेंसीज के जो प्रॉब्लम हो सकती हैं उनको हम लोग बच सकते हैं उनसे। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं कोagulation ऑफ ब्लड पे। You know that when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long। अभी तक हमने ये देखा है कि अगर हमें भी थोड़ी सी भी चोट लग जाती है या कहीं भी थोड़ा सा भी कट लग जाता है तो वो ब्लड बहता नहीं रहता है, वो थोड़ी देर के बाद या कुछ दिनों में वो सही हो जाता है। यूजुअली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम। कुछ देर बाद जो ब्लड है वो फ्लो होना बंद हो जाएगा। डू यू नो वाई? क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? ब्लड एग्जिबिट कोagulation और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रॉमा। क्या होता है कि ब्लड के पास एक ऐसा कोagulation फैक्टर होता है, जैसे कि अभी हम लोग प्लाज्मा जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने बताया था कि जो प्लाज्मा होता है उसमें कुछ कोagulating या फिर क्लॉटिंग फैक्टर होता है।
तो वही बताया गया है, जो ब्लड है उसमें कोगुलेशन या फिर क्लॉटिंग फैक्टर होता है जो कि रिस्पॉन्स करता है जब कोई इंजरी या फिर कोई ट्रॉमा वाली कंडीशन होती है। दिस इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। और ये एक ऐसा जो कोगुलेशन है या क्लॉटिंग है जो ब्लड की हो जाती है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हम ब्लड की एक्सेसिव लॉस को रोक सकते हैं अगर कोई इंजरी और ट्रॉमा हो जाता है तो। यू वुड हैव ऑब्जर्व dark reddish brown scum form at the site of a cut or an injury over a period of time। अभी इन्होंने बताया है कि आपने देखा होगा अगर आपको कोई भी चोट लग जाती है तो वहाँ पे एक रेड कलर का, डार्क रेड कलर का कोई एक लेयर बन जाती है। और जब कोई इंजरी होती है थोड़े दिन के बाद, अगर कोई इंजरी हुई है उसके थोड़े दिन के बाद वहाँ पे क्या होगा, एक रेड ब्राउन कलर का एक लेयर बन जाएगी जिसकी वजह से वो जो ब्लड है वो रुक जाएगा। इट इज अ क्लॉट और कोगुलम फॉर्म मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फिब्रिन्स इन विच डेड एंड डैमेज फॉर्म एलिमेंट ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड। अब इसमें क्या होता है, जो लेयर बन गई, जो ब्राउन रेडिश ब्राउन स्कम था उसको हम लोग ने क्लॉट बोला या उसको हम लोग कोगुलम बोल सकते हैं। वो कैसे बनता है, वो थ्रेड के नेटवर्क से बनता है। जो फिब्रिन होता है उसके थ्रेड के नेटवर्क से बनता है और उसमें क्या होता है, जो डेड और डैमेज एलिमेंट होते हैं ब्लड के वहां पे ट्रैप हो जाते हैं। Fibrin are formed by the conversion of inactive fibrinogen in the plasma by the enzyme thrombin। अब फिब्रिन कैसे बनेगा, देखो अभी जो थ्रेड थे उनको हमने कंबाइंड होके क्या बनाया, क्लॉट बनाया। लेकिन जब फिब्रिन बनेगा तभी तो वो क्लॉट बनेगा। तो फिब्रिन कैसे बनेगा, वो फिब्रिनोजन से वो क्या होता है, फिब्रिन में कन्वर्ट होता है। फिब्रिनोजन से वो एक इनएक्टिव फॉर्म होती है फिब्रिन की, जिसको हम लोग इनएक्टिव फिब्रिनोजन बोलते हैं। फिर ये फिब्रिन में कन्वर्ट होगा प्लाज्मा में, और कौन से एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट होगा, थ्रोम्बिन एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट होगा। थ्रोम्बिन इन टर्न आर फॉर्म फ्रॉम द अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन कैसे बनेगा, थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन से बनेगा। ये भी एक इनएक्टिव स्टेज है, ठीक है। तो यहाँ से इनएक्टिव थ्रोम्बिन जो प्रोथ्रोम्बिन है वो कन्वर्ट होगा थ्रोम्बिन में। एंड एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द अबो रिएक्शन। और इसके लिए थ्रोम्बोकाइनेज लगेगा। यानी सबसे पहले अभी तक ये बताया गया कि जो प्रोथ्रोम्बिन है वो इनएक्टिव फॉर्म है थ्रोम्बिन की, प्रोथ्रोम्बिन है। तो यहाँ से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा किसकी हेल्प से, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की वजह से। फिर जो थ्रोम्बिन है वो फिब्रिनोजन पे एक्ट करेगा, इनएक्टिव फॉर्म है जो कि फिब्रिन की, और फिर जब इस पे एक्ट करेगा फिब्रिनोजन पे तो वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोग कहाँ थे, दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन कैस्केड प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव स्टेट। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि इस प्रोसेस में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लगती है, कॉम्प्लेक्स एंजाइम लगते हैं जो कि एक दूसरे से लिंक होते हैं, और फिर इनको हम लोग ने कैस्केड प्रोसेस बोला गया है। क्योंकि इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एंजाइम या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो रही है जिसकी वजह से इनको कैस्केड प्रोसेस बोला गया है, इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर। और इसमें बहुत सारे फैक्टर लगते हैं, जैसे कि हमें प्रोथ्रोम्बिन लगा, ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज लगा, ठीक, फिब्रिनोजन लगा, ये सारी चीज़ें हैं जो कि लगी एक क्लॉट बनाने में। An injury or a trauma stimulate the platelet in the blood to release certain factor which activate the mechanism of coagulation। जब कोई भी इंजरी या फिर ट्रॉमा होता है तो वो क्या करता है, वो प्लेटलेट्स को स्टिमुलेट करता है या प्लेटलेट्स को सिग्नल भेजता है कि वो जो क्लॉटिंग फैक्टर वाले जो इनएक्टिव फॉर्म है उनको वो एक्टिव करें, ठीक। सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी। और वहाँ पे क्या होगा, कुछ जो जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे भी कुछ फैक्टर जो है वो रिलीज हो जाएंगे। एंड ऑल्सो कैन इनिशिएट कोगुलेशन। और वहाँ पे कोगुलेशन जो थोड़ा बहुत माइन्यूट कोगुलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। बाकी अगर आगे वाली प्रोसेस करनी है तो उसके लिए जो यहाँ पे एक्टिवेट हुए हैं, जो टिश्यू के थ्रू एक्टिवेट किए गए हैं जो फैक्टर, ये फैक्टर फर्दर जाके यहाँ पे थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट करेंगे या फिर प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करेंगे। कैल्शियम आयन प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। और इसमें कैल्शियम आयन है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
तो सबसे पहले क्या हुआ, जो कोगुलेशन है ब्लड का, वहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले जो टिश्यू है वो थोड़ा बहुत क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, क्या, जो, एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे, जो टिश्यू हैं, जो यहाँ पे टिश्यू है इंजरी के साइड पे, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो रिलीज करेंगे सबसे पहले, जहाँ पे भी चोट लगी है सबसे पहले वो रिलीज होंगे। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो होगा कि जो ये फैक्टर रिलीज हुए हैं ये फर्दर सिग्नल भेजेंगे प्लेटलेट्स को। जब ये प्लेटलेट सिग्नल भेजेंगे तो जो हमारे कुछ और बाकी जो फैक्टर हैं कोगुलेशन के मैकेनिज्म में जो कि हेल्प करेंगे वो फर्दर एक्टिवेट होते हैं, और वो एक्टिवेट होके थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट करेंगे। थ्रोम्बोकाइनेज को जब एक्टिवेट करेंगे तो थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन पे एक्ट करेगा और वो वहाँ से थ्रोम्बिन बनाएगा। थ्रोम्बिन बना के जो थ्रोम्बिन है वो इनएक्टिव फिब्रिनोजन पे एक्ट करेगा, और फिब्रिनोजन जो है वो फिब्रिन पे एक्ट करके थ्रेड बनाएगा, और फिर वो थ्रेड जो डेड ब्लड से जो फॉर्म एलिमेंट है जो वहाँ पे डेड हो चुके हैं, जहाँ पे इंजरी हुई है, उनको ट्रैप कर लेगा और फिर वहाँ पे क्लॉट बना देगा। और इन सब में जो कैल्शियम आयन है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल से हम लोग लिम्फ स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे कुछ डायग्राम रह रहे हैं जो मैंने कल नहीं बताए थे। हाँ, ये वाला डायग्राम जो है वो एनसीईआरटी का, यहाँ पे ये जो बताया गया है ये आरबीसीज को बताया गया है। ये छोटे छोटे जो फ्रैगमेंट्स हैं इनको प्लेटलेट्स बोला गया है, जो कि मेगा कैरियोसाइट से बने होते हैं। यहाँ पे इसिनोफिल बताया गया है, यहाँ पे बाइलोब इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये हो गया बेसोफिल, ये हो गया न्यूट्रोफिल। ये सारे ग्रैन्युलोसाइट हो गए, ये सारे एक ग्रैन्युलोसाइट हो गया, इसमें कोई भी ग्रैन्यूल प्रेजेंट नहीं होते। ये मोनोसाइट हो गया, ये बी लिम्फोसाइट हो गया। ठीक है, ये मोनोसाइट हो गया, सॉरी ये टी लिम्फोसाइट हो गया, और ये बी लिम्फोसाइट हो गया। तो ये जो डायग्राम था ये बच गया था, तो मैंने सोचा आज ही इसको कवर कर दूं। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।